छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। उनकी ओर से कहा गया है अगर सरकार बनी तो फिर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, यानी कि ये बड़ा दांव भूपेश बघेल की ओर से चला गया है। पहले की तरह ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपको बताते चले कि जब से वहां पर 15 सालों तक रमन सिंह की सरकार रही, उसके बाद बहुत बड़े मैंडेट के साथ भूपेश बघेल 2018 में बीजेपी को हटाकर सरकार में आते हैं और उसके बाद अब चुनावों के ठीक पहले उनकी ओर से यह बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि प्रचंड तरीके से फिर से अपनी सरकार बनाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों के साथ ही साथ करप्शन के भी आरोप लगाकर भूपेश बघेल पर निशाना साध रही है। पहले की तरह ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। मुझे लगता है सुधांशु जी इस पर आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद एसएम वकार साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। सुधांशु जी, सरकार अगर बनती है तो किसानों की कर्ज माफी होगी छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री की ओर से ऐलान किया गया है। देखिए, इसके दो पक्ष हैं, एक तकनीकी और एक नैतिक। तकनीकी दृष्टि से वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में कह सकते हैं, मगर जिस समय चुनाव आचार संहिता लग चुकी है उस समय क्या मुख्यमंत्री सरकार को लेकर कोई नीतिगत घोषणा कर सकता है, यह निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता का विषय है। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा। दूसरा मेरा मानना है, नैतिक दृष्टि से देखें तो यही तो छत्तीसगढ़ है चित्रा जी। 2018 के चुनाव में याद करिए, राहुल गांधी जी का वो तेवर में दिया गया बयान, जैसे ही हमारी सरकार आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में सारा कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 5 साल हो गए, उसके बाद ऐसी ऐसी शर्तें लग गई आकर कि बेचारे किसान तो बाहर हो गए और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई भी दोनों में चलती रही, मुख्यमंत्री नहीं बदला। राजस्थान में कहा था 5,000 रुपया महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसके बाद एकदम से ऐसी शर्तें आ गई कि वो सारी की सारी चीजें बदल गई और बेरोजगार बेचारे देखते रह गए। इन्होंने कर्नाटक में कहा कि 2,000 और 3,000 देंगे छूट, और उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय को वाहन खरीदने पे आधे का प्रीमियम, यानी बाकियों को 2,000 4,000, दूसरे के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2 लाख 3 लाख। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस घोषणा का नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस इन घोषणाओं पे खड़ी नहीं उतरी। और एक और मैं बात कहूं, कांग्रेस की यही आदत है, कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ अब इस 60 साल से करते आ रहे हैं। किसानों की स्थिति में क्या बदलाव आया? मोदी जी ने आके क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हर गांव में बिजली पानी सड़क होगा, किसान को सुविधा देंगे, यूरिया का दाम नियंत्रित करेंगे, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराएंगे। तो क्या होता है कि एक विकास होता है। ये कहते हैं पैसा माफ कर दो, पैसा माफ करने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वैसे ही पैसा हाथ जाके खत्म, और जहां के था वहीं खड़े हुए। इसलिए इनकी सोच केवल तात्कालिक राजनीति से प्रेरित है, हमारी दीर्घकालिक विकास से प्रेरित है। अब जब चुनाव आचार संहिता घोषित है, वहां पर चुनाव की तारीख सामने है, तहसीन पूनावाला जी, फिर अचानक से यह घोषणा करने की क्यों जरूरत आन पड़ी है? ये घोषणा करने की जरूरत इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ एक मॉडल स्टेट है। सबसे कम बेरोजगारी नीति आयोग की रिपोर्ट बताती छत्तीसगढ़ में है, और किसानों ने सबसे ज्यादा प्रगति छत्तीसगढ़ में किया है। लेकिन केंद्र सरकार से लगातार छत्तीसगढ़ को कोई हेल्प नहीं मिला है, इसलिए किसानों की मदद करना जरूरी है। जो काले कानून लाए गए थे, जो स्टेट डोमेन में थे, जिसको केंद्र की सरकार ने लाए थे, उससे कई प्रदेशों का नुकसान हुआ, उसमें से एक छत्तीसगढ़ है। लेकिन मैं कुछ सुधांशु जी को आंकड़े देना चाहता हूँ। उदयपुर में ताराचंद जैन जी वर्सेस आपके जो उप महापौर है पारस सिंह जी, उनके बीच में कितनी लड़ाई चल रही है। सीपी जोशी जी, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर पे पथराव हुआ और बीजेपी के दफ्तर को आग लगाया गया। उस पर राजस्थान में जहां जहां राठौड़ जी जाते वहां पर उनको काले झंडे दिखाए जाते। तो महिला रिजर्वेशन बिल पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करती, जिसमें एक लौती महिला स्टेज पर होती वसुंधरा राजे जी, उनको मौका नहीं दिया जाता बोलने के लिए। और ये बता रहे कि राजस्थान में दिक्कत है। राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष के घर पे पथराव हो रहा है, आपके ऑफिसर्स को जलाया जा रहा है। आप आपका देखिए सुधांशु जी, वहां पर आप संभालिए। कांग्रेस जीत रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और दोनों ही पार्टियों के भीतर की तोड़फोड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच होड़ लगी हुई है कि कौन किससे आगे निकल जाता है बगावत करने में। इस पर मैं आप दोनों से आगे की प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन सैयद असीम वकार साहब आपके पास आते हुए, अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने चुनावी भाषण में ये कहें कि अशोक गहलोत और कांग्रेस के जो वोटर हैं वो नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानते हैं, क्या बोलना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी? ये सच है, और खाली वोटर नहीं, अशोक गहलोत साहब और कमलनाथ खुद नरेंद्र मोदी जी को अपना हीरो मानते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया अलायंस के जो
छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो एक दूसरे को कह रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़ रहे, छत्तीसगढ़ में भी हम चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन कांग्रेस की एक दुविधा बता दूं कि कांग्रेस अपने ही लोगों से लड़ाई लड़ती है। पहले अपने ही लोगों को गिराने की, पटकने की, हराने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को जलील करने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये कैसा गठबंधन है? छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से इनको हराने में लगा हुआ है, कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूं कि ये अगर हारते हैं, भाई हमारी तो दुआ ये है कि बीजेपी सब जगह हारे, हर जगह बीजेपी हारे, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में वापस से किसी कंडीशन में बीजेपी आती है तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की जितनी सीटें हैं वो जोड़ लीजिएगा, उन्हीं सीटों की वजह से कांग्रेस नुकसान में आएगी। भाई समाजवादी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, और अब आप लोग के सामने है, और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के उनको उत्तराखंड में हरा दिया। हाँ। ये तो खुद एक दूसरे को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। वो सारी चीजें तो ठीक है, हीरो वाली बात समझ में नहीं आया ना आसिफ बकार साहब, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे कर ले तो जीत जाएगी, वरना इनको फायदा हो जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी के वोटर्स के हीरो नरेंद्र मोदी हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं? ये बात समझ में नहीं आई ना, आप समझा पाए हैं अभी तक? नहीं, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स के हीरो नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के हीरो नरेंद्र मोदी जी। मैं जो साफ साफ बोल रहा हूं कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अशोक गहलोत साहब और ये भूपेश बघेल साहब, इन चारों के हीरो नरेंद्र मोदी हैं। ये आप देखिए, ये अखिलेश यादव जी खुद बोल रहे हैं, इनके अलायंस के लोग बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना से कहना चाह रहा हूं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है। वहां एक स्टेबल सरकार है, मजबूत सरकार है तेलंगाना में, केसीआर साहब की मजबूती से चल रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई आधार नहीं है तेलंगाना में। कांग्रेस पार्टी ने पैक्ट कर लिया है बीजेपी से और पूरी ताकत लगाकर तेलंगाना में वोटर्स को भड़काकर बीजेपी से हाथ मिलाकर वो कोशिश कर रही है कि तेलंगाना की सरकार को बदलकर बीजेपी के हाथ में दे दिया। वो हंस रहे हैं आपकी बात पर। चित्रा जी, ये आपका शो एक बहुत ही प्रतिष्ठित शो है, बहुत ही रिस्पेक्टेड शो है। आशुतोष जी भी हंस रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी खुशी वाली कौन सी बात कह दी गई है। एक बार आशुतोष जी से पूछ लूं, एक बार बोलिए तहसीन, बोलिए। आपका शो इतना रिस्पेक्टेड शो है, इतना रिस्पेक्टेड शो है, और मेरे दोस्त इसलिए हंस रहे हैं कि तहसीन पूनावाला के सगे भाई, तहसीन पूनावाला के सगे भाई पूरी ताकत लगा के कांग्रेस को हरा रहे हैं। अरे सर, ऐसे तो हर पार्टी बीजेपी को जिता रहे हैं। ये तो व्यक्तिगत हो गया। मैं तो पूरी लिस्ट गिना दूंगी दोनों ही पार्टियों की, किसी भी पार्टी की। हाँ ठीक है सर, मेन मुद्दे पर रहते, मेन मुद्दे पर वो जवाब देंगे। फिर आशुतोष जी भी हंस रहे थे, उनके हंसी के पीछे क्या वजह है वो भी जानेंगे। तहसीन पहले जवाब दीजिए आप। जी, देखिए क्या है ना चित्रा जी, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की कि हमारे घर में जमहूरियत चलती है, लोकतंत्र चलता है, तो ठीक है, एक बीजेपी के समर्थन करता है, कांग्रेस का समर्थन करता है, आशुतोष जी के घर में भी ये चलता है। इसको लोकतंत्र कहते हैं चित्रा जी। परिवार में अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गलत बात वो है कि सिर्फ मैं, मेरा ओवैसी खानदान, सिर्फ मैं, स्कूल मेरे नाम पे, कॉलेज मेरे नाम पे। वकार साहब कभी एमआईएम के अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो ओवैसी साहब के पुत्र ही, ये जानते, इसी को कहते। दूसरों को कहिए मदरसा में जाओ और इंग्लिश मीडियम स्कूल और अंग्रेजी में अपने बच्चों को भेजेंगे लंदन सीखने के लिए। ये होता है हमारे घर में लोकतंत्र। मैं मुद्दे की बात कर लूं, देखिए चित्रा जी, मैं इसलिए हंस रहा था कि आपका शो एक बहुत रिस्पेक्टेड शो है, और एक रिस्पेक्टेड शो होने के नाते इस तरह की बात है कि वोटर्स को भड़का रहे, वोटर्स को गलत फहमी दे रहे। वोटर्स क्या बच्चे हैं? वोटर्स को नादान है। जब वोटर्स आपको वोट करते हैं, एमआईएम को वोट करते, बीआरएस को वोट करते, तब वो वोटर्स नादान नहीं है। अगर कांग्रेस को करते तो वोटर्स को हम भड़का रहे हैं। ठीक है, एक बार आशुतोष जी की बात ले लेती हूँ, उसके बाद सुधांशु जी के पास में जाऊंगी। ठीक है, आपकी बात हो गई। आशुतोष जी, आसिम वकार साहब ने क्या गलत बोल दिया? हाँ। नहीं, मुझे लगता है कि वकार साहब ने जो बात की, खुद वो भी अंदर से हंस रहे होंगे इस पूरे मसले के ऊपर, क्योंकि देखिए, ये तेलंगाना के अंदर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी अगर मजबूती के साथ इमर्ज कर रही है और मुस्लिम वोटर अगर उनकी तरफ जा रहा है, तो उसको सबसे बड़ा नुकसान किसके होगा? सबसे बड़ा उसका नुकसान जो है एमआईएम ज्वाइन करने जा रहे हैं कांग्रेस क्या?
मैंने तो अरे आपके ऊपर कोई व्यक्तिगत क्यों टिप्पणी बोलते नहीं हैं की। आप? 2024 चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस से। आपको अरे- बता दूंगा मैं, आप चिंता मत करिए। एमआईएम से तो नहीं लग रहा है कि आप लड़ूंगा, लड़ने जा रहे हैं चुनाव कांग्रेस। अब दरअसल दिक्कत क्या होती है, एमआईएम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से इनको कवरेज मिलती है, और अकेले आंध्र प्रदेश के अंदर ज्यादा 7 सीट जीत लेते हैं, 8 सीट जीत लेते हैं, 10 सीट जीत लेते हैं। तो उसके बाद इनकी दिक्कत आज की तारीख में जो वहां से खबरें आ रही, वो यही खबरें आ रही है कि एमआईएम को वहां पे दिक्कत इस बार होगी। और इस तरीके से मैं तो वकार साहब का बड़ा प्रशंसक हूं, मैं तो कहूंगा कि भाई इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि लोग उसके ऊपर हंसे। और अगर मेरे जैसा व्यक्ति भी अगर उसको थोड़ा सा उत्फुल्लित हो गया इनकी बातों को सुन के, तो मैं तो उसी ध्यान से लेता हूं। लेकिन ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ लाने की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं एमआईएम अखिल भारतीय स्तर पर अपने इस उद्देश्य में पूरी तरीके से नाकाम रही है। इस बार कहीं इनको तेलंगाना और जो हैदराबाद का इलाका है, कहीं उनको वहां झटका ना लग जाए, इस वजह से इस तरीके की बातें की जा रही हैं जो अप्रत्याशित है और जिसको कोई आदमी गंभीरता से नहीं ले सकता है। ठीक है वकार साहब, 2 लाइन में अपना जवाब आप रख लीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी चिल्ला कर हमको कहती है बीजेपी एजेंट, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर दुश्मन आपकी बुराई कर रहा है, अपोजिट में बैठा हुआ आदमी आपकी बुराई कर रहा है, तो वो समझ में आती है। लेकिन अगर एक साथ एक थाल में खाना खाने वाले, एक कमरे में रहने वाले, एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले अगर एक दूसरे को कहें कि तुम बीजेपी के एजेंट हो, तो सोचने वाली बात है। ठीक है आशुतोष साहब इस पे नहीं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने राहुल गांधी जी को कहा मंद बुद्धि हैं ये, मंद बुद्धि। आशुतोष जी, तहसीन साहब, ये हम लोगों ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा। अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के नेता को कहा चिरकुट नेता। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव बोल रहे हैं छुटभैये नेता। ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं। तो इससे क्या आप जनता में संदेश दे रहे हैं? ठीक है, मैं हमको इसका तो जवाब ले मैं लूंगी। चाहता हूं तहसीन पुरावाला जी से मैं जवाब ले लूंगी। प्रकाश डालें। दिग्विजय सिंह जी का भी बयान आया है आशुतोष इस जी पूरे प्रकाश मामले डालें में। इसके ऊपर। ठीक है।